वंदे मातरम बच्चों। आज हम कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 4 मुगल साम्राज्य और मुगल साम्राज्य स्थापना एवं विस्तार अर्थात मुगल साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार हुई और उसका विस्तार किस प्रकार से किया गया, इसके बारे में आज हम अधिक जानकारी पाठ 4 मुगल साम्राज्य स्थापना एवं विस्तार के अंतर्गत पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहले पाठ पढ़ूंगी फिर समझाने की कोशिश करूंगी। यहाँ पर देखिए कि पहले पाठ की शुरुआत में ही एक चित्र दिया गया है जिसमें मुगल स्थापत्य यानी कि 4.1 देखिए मुगल स्थापत्य की झलक, ये जो सब हमें दिखाई दे रहा है इसमें आपकी जो पहचान की स्थापत्य कलाओं की जो भी चित्र है वो भी है, मतलब आप भी देखते ही पहचान सकते हैं। जैसे कि ताजमहल जो आगरा में स्थित है, फिर लाल किला दिखाई दे रहा है। तो ऐसे बहुत सारे जो चीज़ें हैं आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये एक तरह की मुगल स्थापत्य की एक झलक ही है कि इसका निर्माण भी मुगल साम्राज्य के समय में ही किया गया है। ये जब मुगलों का साम्राज्य भारत पे था तभी किया गया है। देखिए पढ़ते हैं। आज 15 अगस्त था। विद्यालय में स्वतंत्रता दिन मनाया गया। आपको पता है जैसे कि 15 अगस्त के दिन हम क्या करते हैं तो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। बस उसी प्रकार आज 15 अगस्त होने के कारण विद्यालय में कौन सा दिन मनाया गया तो स्वतंत्रता दिन। प्रतीक ने घर आकर टीवी चालू किया तो उसने यह दृश्य देखा कि लाल किले पर तिरंगा लहरा रहा था। अर्थात 15 अगस्त के दिन आपको पता है कि लाल किले पर भी हमारा जो भारतीय राष्ट्रध्वज है तिरंगा उसे लहराया जाता है। तो वैसे ही प्रतीक ने जब घर आकर टीवी चालू किया तो उसने देखा, यह दृश्य देखा कि लाल किले पर तिरंगा लहर रहा था। उसे लाल किला के अलग अलग दृश्य भी देखने को मिले। तो उसने देखा कि लाल किले के अलग अलग दृश्य भी उसको देखने को मिले। दूसरे दिन उसने कक्षा अध्यापक से लाल किले के बारे में पूछा। अर्थात फिर जब उसने लाल किले को टीवी पर देखा तो उसको अलग अलग दृश्य दिखाई दिए और इसी के चलते इसकी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उसने कक्षा अध्यापक से लाल किले के बारे में पूछा। अर्थात अपने जो भी उसके क्लास टीचर थे किसके, प्रतीक के। तो उसने प्रतीक ने अपने कक्षा अध्यापक से लाल किले के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। कक्षा अध्यापक ने लाल किला तथा उस समय के अन्य स्थापत्य की चित्र इंटरनेट से प्राप्त कर विद्यार्थियों को बताया। आपको पता है आजकल इंटरनेट पर हम कुछ भी सर्च करेंगे तो तुरंत हमें किसी भी काल की जानकारी प्राप्त होती है। तो उसी प्रकार कक्षा अध्यापक ने भी लाल किला और उसके समय में यानी कि लाल किला तथा उनकी उस समय में जो भी अन्य स्थापत्य के चित्र थे वो इंटरनेट द्वारा प्राप्त करके विद्यार्थी को बताए। उन्होंने चित्र बताते समय यह बताया कि ये स्थापत्य मुगल शासनकाल के हैं और उन्होंने ये भी जानकारी दी बच्चों को कि जो भी स्थापत्य के चित्र वो दिखा रहे हैं वो सबके सब कौन से शासनकाल के हैं तो मुगल शासनकाल के हैं। चलिए आज आपको मुगल शासन के बारे में बताता हूँ और इसी के चलते हम आज मुगल शासन के बारे में थोड़ी बहुत और अधिक जानकारी आगे देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कि दिल्ली में जब इब्राहिम लोदी का शासन था, दिल्ली में किसका शासन था? इब्राहिम लोदी का। तब अफगानिस्तान के काबुल में बाबर का शासन चलता था। तभी अफगानिस्तान का जो काबुल है उसमें बाबर का शासन चल रहा था। कब? जब दिल्ली में इब्राहिम लोदी का शासन था तभी अफगानिस्तान के काबुल में बाबर का शासन चल रहा था। अर्थात वहाँ पर बाबर शासन करता था। बाबर मुगल वंश का शासक था। बाबर कौन था? तो मुगल वंश का शासक था जो अफगानिस्तान के काबुल में शासन कर रहा था। उसने ईस्वी सन 1526 में दिल्ली पर आक्रमण किया और इसी के चलते उसने क्या किया तो ईस्वी सन 1526 में दिल्ली पर आक्रमण किया। पानीपत के मैदान में बाबर की तोपों से सज्ज सेना के विरुद्ध इब्राहिम लोदी की हार हुई और ये जो पानीपत का युद्ध था इसमें बाबर की तोपों पता है ना कि जो बम के गोले जिसमें से डाले जाते हैं और वो काफ़ी बड़ी मात्रा में लोगों को मार गिराने में
कामयाब होती है। तो ऐसे बाबर की तोहफे चल रही थी, यानी कि उससे सज्ज सेना के विरुद्ध इब्राहिम लोदी की हार हुई। और इसी के चलते बाबर की जो सेना थी उनके पास तोपे थे, और इसी के चलते जो विरुद्ध में उनके साथ लड़ रहा था वो कौन था? इब्राहिम लोदी, जिसके चलते उसकी हार हुई। दिल्ली पर सल्तनत युग समाप्त हुआ और मुगल शासन शुरू हुआ। मुगल शासन शुरू होने से पहले दिल्ली पर किसका शासन था? तो सल्तनती युग था, तो वो समाप्त हुआ और मुगल शासन अब शुरू हुआ था। प्रारंभ में मुगलों की सत्ता दिल्ली के आसपास के विस्तारों में थी। शुरुआत में देखा जाए तो मुगलों की सत्ता दिल्ली के आसपास के विस्तारों में थी। बाबर ने कुछ प्रदेशों में जीत हासिल की। जब शुरुआत की मुगलों ने दिल्ली पर से, तो दिल्ली के आजू बाजू में विस्तारों में ही उनकी सत्ता थी। फिर बाबर ने कुछ और प्रदेशों में जीत हासिल की। उसके बाद के शासकों के शासन के दरमियान धीरे धीरे मुगल सत्ता का विस्तार हुआ। पहले तो दिल्ली उन्होंने जीत ली थी, तो दिल्ली में उनकी सत्ता थी। फिर धीरे धीरे वो दिल्ली के आजू बाजू का जो विस्तार था उसमें अपने सत्ता प्रस्थापित करना उन्होंने प्रारंभ किया। फिर इतना ही नहीं, बाबर ने कुछ और प्रदेशों में जीत हासिल की और उसके बाद के शासकों के शासन के दरमियान धीरे धीरे फिर मुगल सत्ता का विस्तार होने लगा। फिर इतना ही नहीं, तो मुगल शासकों के शासन के दरमियान घटित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में देखें और उसके आधार पर उस समय की शासन व्यवस्था किस प्रकार थी, सामाजिक जीवन किस प्रकार का था, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। अब देखिए मुगल शासक की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थी। तो मुगल शासक की प्रमुख घटनाओं में से पहली घटना है बाबर 1526 और 1530। 1526 से लेकर 1530 तक की जो भी प्रमुख घटनाएं हैं उसका यहाँ पर उल्लेख किया गया है। देखिए, ईस्वी सन 1527 में चित्तौड़ के वीर योद्धा राणा सांगा के साथ खानवा के मैदान में लड़ाई हुई। अर्थात ईस्वी सन 1527 में कहाँ पर? तो चित्तौड़ के वीर योद्धा जो चित्तौड़ के वीर योद्धा थे राणा सांगा, इनके साथ खानवा के मैदान में लड़ाई हुई। बाबर ने युद्ध में तोप का उपयोग किया था। इस युद्ध में राणा सांगा की हार हुई थी। अर्थात मुगल शासन की जो शासन व्यवस्था थी और उन्होंने किस प्रकार से महत्वपूर्ण घटनाओं को अंजाम देकर उनका जो शासन था या उनकी शासन व्यवस्था थी किस प्रकार चलाई, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि ईस्वी सन 1527 में चित्तौड़ के जो वीर योद्धा थे राणा सांगा, इनके साथ उन्होंने खानवा के मैदान में लड़ाई की और इसमें भी बाबर ने युद्ध में किसका उपयोग किया? तो तोपों का उपयोग किया, तोप। और इस युद्ध में भी राणा सांगा जो था उनकी हार हुई। फिर दूसरी घटना दूसरा पॉइंट दिया है, ईस्वी सन 1530 में बाबर के बीमार पड़ने पर उसकी मृत्यु हुई। यानी कि अर्थात 3 साल के बाद ही, जैसे कि 1527 में उन्होंने चित्तौड़ में खानवा मैदान में लड़ाई की और उसमें उनकी जीत हुई। उसके बाद ईस्वी सन 1530 में बाबर के बीमार पड़ने पर उसकी मृत्यु हुई। इसके पहले उसने दिल्ली और आगरा के आसपास के इलाकों पर मुगल सत्ता की नींव मजबूत करने के लिए कुछ लड़ाइयाँ लड़ी। अब इसके पहले उसने क्या किया था? तो दिल्ली और आगरा के आसपास के जो भी इलाके थे उन पर किसी भी हालत में मुगल सत्ता प्रस्थापित होनी चाहिए। इसी के चलते उसकी नींव मजबूत करने के लिए उन्होंने कुछ लड़ाइयाँ लड़ी थी। किसने? बाबर ने। और जिसमें उसे अधिकतर सफलता मिली, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा युद्ध में वो जीतते ही गए और अधिक से अधिक मुगल सत्ता स्थापित करने में कहीं ना कहीं कामयाब रहे। अब दूसरा है हुमायूं 1530। यहाँ पर देखिए चित्र 4.2 में बाबर का चित्र दिया गया है। अब ये जो 2 नंबर का पॉइंट दिया है हुमायूं के बारे में जानकारी दी है, तो 4.3 हुमायूं का चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हुमायूं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। 1530 से 1540 और 1555 से लेकर 1556 तक बाबर के बाद हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर आया। बाबर के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन आया? तो हुमायूं। पिता की वसीयतनामा के अनुसार राज्य का विभाजन करके प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत दिया। दिल्ली का शासन उसने अपने पास रखा। बाबर के जो पुत्र थे कौन? हुमायूं।
तो उन्होंने क्या किया, तो पिता की जो वसीयत थी उस वसीयतनामा के अनुसार राज्य का जो विभाजन करके प्रत्येक जितने भी उनके भाई थे उनको एक एक प्रांत दिया और दिल्ली का शासन उन्होंने अपने पास रखा। किसने? हुमायूं ने। हुमायूं कौन थे? तो बाबर के पुत्र थे। हुमायूं को भाई कामरान और अफगान के विरुद्ध सतत संघर्ष करना पड़ा और उनमें ये एक समस्या रही कि जो उनके भाई थे, किसके? हुमायूं के, जिनका नाम था कामरान और अफगान, ये हमेशा ही उनसे क्या करते थे, तो संघर्ष करते थे। इसी के चलते उनको इन दोनों के विरुद्ध सतत संघर्ष करना पड़ता था। शेर शाह के सामने हुमायूं की 2 बार पराजय होने पर 15 वर्ष तक उसे भटकना पड़ा। अब जब शेर शाह से उनका सामना हुआ तब हुमायूं को 2 बार पराजय यानी कि उनकी हार हो गई युद्ध में और इसी के चलते उन्हें लगभग कितने वर्षों तक, तो 15 वर्षों तक भटकना पड़ा। इस भटकाव के दरमियान अमरकोट के राणा के यहाँ अकबर का जन्म हुआ था और इसी भटकाव के दरमियान अमरकोट के जो राणा थे इनके यहाँ पर किसका जन्म हुआ, तो अकबर का जन्म हुआ था। शेरशाह के पश्चात के सरदारों से हुमायूं ने दिल्ली का राज्य पुनः प्राप्त किया। अर्थात शेरशाह के पश्चात जो सरदार थे उन सरदारों से उन्होंने क्या किया, तो हुमायूं में दिल्ली का राज्य पुनः तरीके से प्राप्त कर लिया। अब आगे देखिए शेरशाह, जैसे कि यहाँ पे चित्र दिया है 4.4, उसमें शेरशाह की तस्वीर है या फिर शेरशाह का चित्र बनाया हुआ है। शेरशाह 1540 तो 1540 से लेके 1545 तक शेरशाह सूरी अफगान सरदार था। शेरशाह सूरी कौन था, तो अफगान सरदार था। वह अपने मेहनत से आगे बढ़ा था। उसने हुमायूं को 2 बार हराया था। कितनी बार हराया उसने हुमायूं को? 2 बार। शेरशाह ने दिल्ली का शासन पाने के बाद कुछ महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की। शेरशाह ने पहले दिल्ली के शासन को पा लिया यानी कि उसने दिल्ली अपने हक में कर ली और फिर उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण विजय प्राप्त किए। काबुल से बंगाल और मालवा तक उसने अपने राज्य की सीमा बढ़ाई थी। शेरशाह ने अपने राज्य की सीमा देखिए किस प्रकार से बढ़ाई थी कि उन्होंने पहले दिल्ली पर शासन तो पा लिया, फिर उसके बाद उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण विजय भी प्राप्त किए जिसमें उन्होंने काबुल से बंगाल और मालवा तक उसने अपने राज्यों की सीमा बढ़ाई थी यानी कि कहीं ना कहीं अपने राज्य का विस्तार उन्होंने किया। शेरशाह को इतिहास में सुधारवादी के रूप में स्मरण किया जाता है। अर्थात शेरशाह ने इतिहास में सुधार किए हैं या फिर सुधारात्मक धोरण अपनाया था, इसके लिए ही शेरशाह को इतिहास में सुधारवादी के रूप में याद किया जाता है। शेरशाह के बाद दिल्ली पर मुगल शासन की पुनः स्थापना हुई। शेरशाह के बाद दिल्ली पर फिर से किसका शासन आया, तो मुगल शासन फिर से आया। आशा करती हूँ आपको यहाँ तक पाठ समझ में आया होगा। इसके आगे की जानकारी हम पाठ 4 मुगल साम्राज्य स्थापना एवं विस्तार भाग 2 के अंतर्गत पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।